नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए तो आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। मैं सनोज कुमार आपको गाइड करने का प्रयास कर रहा हूं कि किस प्रकार प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही अपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी तय करनी चाहिए। हमने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले कक्षा में बताया था कि किस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के एक के चूँकि जो व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसी के अकॉर्डिंग प्रेस की स्वतंत्रता ही एक मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग माना गया। लेकिन जो प्रेस की स्वतंत्रता है उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। बहुत ही विकट परिस्थितियों में प्रेस की स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। उसी के तहत आपने देखा कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस, इसमें भी बहुत सारे बातें हैं जो बताई गई। लेकिन आर्टिकल 19 को हम लोगों ने बहुत ही सार्वगर्भिक तरीके से और बहुत ही सटीक तरीके से जाना था, लेकिन कुछ उसकी आयाम बच गए थे। उन आयामों को आज जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए उन सभी आयामों को चर्चा करते हैं। एक केस आया, इमैनुअल केस 1986। इमैनुअल केस क्या था, इसके तहत क्या बातें की गई, उस चीज को, घटनाओं को समझिए। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए का व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मौन रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। मौन मतलब हम कुछ नहीं बोलेंगे, राइट टू साइलेंस, यह क्या है, एक मौलिक अधिकार है। यानी ये फंडामेंटल राइट्स में लिया गया। इमैनुअल केस, इमैनुअल कौन था समझिएगा कि इमैनुअल केस 1986। इमैनुअल केरल के दो भाई थे। एक भाई था जिसका एक नाम था एमैनुअल, वो लोग दो भाई थे और स्कूल में जनगणमन चल रहा था और ये लोग साइलेंस थे। इसी के तहत इन लोगों पर आरोप लगाया गया कि यह तो देश विरोधी है। लेकिन ऐसे में जो इमैनुअल का पिता था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए के तहत मौन रहना, मौन मतलब राइट टू साइलेंस रहना भी एक फंडामेंटल राइट्स है। इस चीज को आप याद रखेंगे। फिर आगे देखिएगा कि न्यायालय के अनुसार किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप राष्ट्रगान गाओ। राष्ट्रगान गाने से ये देशभक्ति नहीं दिखती है। मान लिया जाए राष्ट्रगान हो रहा है, एक व्यक्ति शांत है, मौन है और मौन होकर देश के 50 साल आगे के सोच रहा है, तो वह राष्ट्रवाद की अच्छी परिकल्पना और संकल्पना है। तो इस चीज को याद रखिए। कुछ चीजें ऐसी होती है कि बातों से कही नहीं जाती है, तो ऐसे में आपको समझना होगा। आगे देखिए, आगे इसी कड़ी में आपको पता चलेगा कि नवीन जिंदल केस, फिर आगे चलकर यह केस आया नवीन जिंदल केस। नवीन जिंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह निर्धारित किया कि राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज फहराने की एक मौलिक अधिकार होगा। यानी राष्ट्रध्वज फहराना हर नागरिकों की क्या होगी, तो एक फंडामेंटल राइट और एक मौलिक अधिकार होगा। तो इस चीज को आपको क्या करनी है, समझना है। आगे जाके देखिएगा तो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग ही है, तो जिसको कहते हैं सहकारी संस्था। एक सहकार मंत्रालय है जो मोदी जी के अन्य मंत्रालयों के बीच जोड़ने के लिए, परस्पर संबंध बनाने के लिए सहकार मंत्रालय का गठन किया गया है। आप ऐसा नहीं कि सहकारी समझने के चक्कर में सहकार समझ जाए, ऐसे प्रश्न गलत हो जाएंगे। तो चीज समझिएगा, सहकारी संस्था, यह संस्था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 97 संविधान संशोधन 2011 के अकॉर्डिंग बना और इसमें बातें की गई। ये होता क्या है, तो इसका मतलब समझिए, इसका व्याख्यान और डिक्टेट समझिए कि जब नागरिकों का समूह आपसी सहयोग करके, जब नागरिकों का समूह आपसी सहयोग करके अपने आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार की संस्था को निर्माण करती है, उसे ही कहते हैं सहकारी संस्था। क्या कहते हैं, सहकारी संस्था। हालांकि इन सब संस्थाओं को भी आज राज्य की संरक्षण प्राप्त है, राज्य आफा सुल्तानी की स्थिति में मदद करती है। तो ऐसे में आपको सहकारी संस्था के बारे में याद रखना है। अब यहाँ तक आए और खत्म हुआ।
आर्टिकल 19 का क्लॉज 1। तो अब चलेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में हमने पहला क्या पढ़ा, समता या समानता, 14 से 18 पूरा क्लियर किया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता 19 से 22। तो आर्टिकल 19 में जितने आयाम थे उन सभी आयामों को जाना। आज से हम लोग जानेंगे आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है। तो सबसे पहले देखिए कि आर्टिकल 20 अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण प्रदान करता है। यानी अनुच्छेद आर्टिकल 20 के अनुसार, आर्टिकल 20 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपराधी ठहराए जाने पर संरक्षण प्राप्त प्रदान करता है। यदि मान लिया जाए मोदी जी का मैं आलोचना कर रहा हूं और मोदी जी कहा कि चलो इसको जेल में डाल देते हैं, तो मनमानी नहीं कर सकते हैं। एक समय था अकबर आजम की कहा कि अनारकली को दीवार में चिरवा दो, तो वो अलग टाइम था, ये अलग टाइम है। तो ऐसे में आर्टिकल 20 अपराधियों को संरक्षण प्रदान करने हेतु व्याख्या करता है। फिर देखिएगा आगे कि आर्टिकल 20 का 3 रूप है। ये आर्टिकल 20 का क्लॉज 1, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 और आर्टिकल 20 का क्लॉज 3। तो आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 जानिए कि आर्टिकल 20 का क्लॉज 1 कहता है कि किसी व्यक्ति को जब तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उसने अपराधी के समय जो लागू कानून है उसका उल्लंघन ना किया हो। समझे बात को। यानी आर्टिकल 20 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 20 के क्लॉज 1 कहता है कि किसी व्यक्ति को जब तक आरोपी या अपराधी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक कि उस पर लागू जो कानून है उसका उल्लंघन ना किया हो। तो आर्टिकल 20 में आपको इतना बातें याद रखनी है। आगे देखिएगा, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को, दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल रहा हूं, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता है। यानी आर्टिकल 20 का क्लॉज 2 कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दिया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि ए ने बी की हत्या की, तो ए दोषी है, सजा मिलेगा। लेकिन फिर ए को बी के मारने के लिए और मारा था उसके लिए सजा दिया जाए तो ये दोबारा हो गया, ऐसे में सजा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर फिर ए ने सी को मारा है तो इस अवस्था में, इस स्थिति में, इस कंडीशन में दोबारा एक नया सजा के तहत ए को सजा मिलेगा। ये कौन परिवर्तित कर रहा है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 2, याद रखिएगा। आगे देखिए, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 ये कहता है किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। इसलिए कभी कभी आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति दोषी है और उसे बहुत ही प्रताड़ित करके पुलिस कप्तान के द्वारा, दरोगा जी के द्वारा सजाएं कबूल करवा ली जाती है और सारे वीडियो रिकॉर्डेड और नोट्स करवा लिया जाते हैं बुक में। लेकिन जब वह अभियुक्त मीन्स जब वह दोषी व्यक्ति कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में जाने के बाद जज के सामने जब जज पूछता है कि क्या आपने ऐसा किया है, तो जो अभियुक्त है यानी दोषी है वो कहता है कि माई बाप हम ऐसा कुछ नहीं किए हैं। तो जज कहता है कि आपका सारा रिकॉर्ड है, सारा आपको ये पेपर में नोट्स है, आप कबूल किया है आपने। तो फिर वह दोषी जो अभियुक्त है वो कहता है कि माई बाप हमसे प्रताड़ित करके दरोगा ने चारों तरफ से घेर लिया, लाठियां बरसाया, नदी किनारे ले गया और कहा आपको कबूल करना होगा, अन्यथा आपको फिर इनकाउंटर कर दिया जाएगा। ऐसे में हमने प्रेशर में कबूल कर लिया। लेकिन जज कहता है कि यहाँ जो मैं कहूँगा वो सही होगा, अब बताओ आपने क्या किया था या आपके साथ क्या हुआ था। तो आर्टिकल 20 ही कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध दलील देने के लिए, गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इन सभी पहलुओं को आपने समझा होगा कि आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 का 1 क्या कहता है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 क्या कहता है। तो इन सब चीजों को समझ लिए होंगे। आगे देखते हैं कि आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 इसको समझना बहुत ही आवश्यक है।
आर्टिकल 21 को आप यदि लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखिएगा तो लिखा हुआ रहेगा प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। प्राण मतलब क्या? जीवन, इसलिए मैंने शॉर्ट में लिखा हूं, समझने के लिए जीवन की स्वतंत्रता, यानी प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या मिलेगा? आर्टिकल 21 में लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो आपको मिलेगा प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। लेकिन चूंकि संविधान एक क्रिटिकली कंडीशन है तो उसे समझने के लिए हम लोग सरल करते हैं और सरल भाषा में हम लोग क्या किए उसको कि जीवन की स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है, यानी विधि कानून बनाकर ही हटाया जा सकता है जीवन जीने की अवस्था के अधिकार को, अन्यथा यह एज इट इज बना रहेगा। इसी के क्रम में देखिएगा तो बहुत सारे केस आए। AK गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन की सीमित व्याख्या किया। क्या किया? जीवन की सीमित व्याख्या किया। तो इस सब चीजों को याद रखिएगा कि AK गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जीवन की सीमित व्याख्या की और जीवन का मतलब सिर्फ जीना बताया। अब बताइए, जीवन जीने के लिए जानवर भी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं, अन्य पृथ्वी पर जितने प्राणियां हैं वो सभी जीते हैं। तो क्या मनुष्य का और जानवरों के जीवन जीने में कोई डिग्निटी आई, कोई गरिमा पूर्णता आई? नहीं आई। तो इसी के व्याख्या करते हुए आगे की केस में मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज कर दिया और कहा कि जीवन की अधिकार का व्यापक व्याख्या होना चाहिए। केवल जीवित रहना ही जीवन नहीं है, बल्कि मानवीय गरिमा के तहत जीवन जीना ही जीवन का असली मायने है। अब मानवीय गरिमा, हर व्यक्ति का एक स्वाभिमानी गरिमा होता है। मानवीय गरिमा के तहत ही जीवन जीने का सही मायने पता चलते हैं। तो आर्टिकल, इस चीज को याद रखिएगा पूरे अच्छा तरीका से कि आर्टिकल 21 में कहा गया प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, अर्थात जीवन जीने की अधिकार। लेकिन आगे देखिएगा कि AK गोपालन केस 1950 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि जीवन का जीना सिर्फ जीवन जीने के अकॉर्डिंग है। तो ऐसे में जीवन व्यक्ति कैसे अपना निर्वहन कर सकता है अच्छा से? इसलिए इसे बहुत ही सारगर्भिक तरीके से मेनका गांधी केस ने बताने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा, बहुत सारगर्भिक तरीके से मैं इसे पुनः रिवाइज कराता हूं और मैं इसे पुनः बताता हूं कि लेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में आपको शब्द मिलेगा प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, लेकिन मैं इसे सरलता के लिए प्रयोग कर रहा हूं जीवन की स्वतंत्रता। प्राण मतलब क्या? जीवन, तो जीवन की स्वतंत्रता। आगे चल के कुछ केस आया, AK गोपालन केस 1950, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन की व्याख्या जो कि सीमित है। जीवन का मतलब सिर्फ जीना है। क्या है? जीना है। तो जीवन मनुष्य भी जीते हैं और जानवरों भी जीते हैं। तो उन दोनों के जीवन जीने में क्या कोई डिग्निटी आई, कोई गरिमा पूर्णता आया? तो उसी के अकॉर्डिंग एक अगला केस आया, मेनका गांधी केस 1978। इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जीवन की अधिकार एक महत्वपूर्ण व्याख्या अधिकार है। इसके अकॉर्डिंग जीवन जीना एक मनुष्य के गरिमा पूर्ण के तहत अपने जीवन को सही मायने में जीना ही जीवन जीना होता है। इसके अकॉर्डिंग देखिएगा तो पासपोर्ट रखने का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, स्वेच्छा से जीवन साथी चुनने का अधिकार, रोजी रोटी का अधिकार, और उसी प्रकार की पुलिस द्वारा अभियुक्त को, यानी पुलिस द्वारा व्यक्तियों को जो दोषी है उसको हाथ पैर बांधकर ना ले जाने का अधिकार, ये सारे अधिकार शामिल किया मेनका गांधी केस में। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। आगे चल के देखिएगा एक और केस आता है, निंद्रा का अधिकार। निंद्रा का अधिकार मतलब यही रामदेव बाबा केस 2011 में आया। आपको पता है कि 2011 में रामदेव बाबा एक योगा शिविर में थे और रात 2 बजे लाठीचार्ज हो जाती है। रामदेव बाबा अपना जान बचाकर भागते हैं। कैसे भागते हैं इस चीज़ के बारे में पूरा इंडिया को पता है
कि भागे थे। और जान बचाने के लिए मुझे ये नहीं लगता है कि अगर शरीर पर कुछ सुरक्षा कवच पहनकर भी भागे तो दोषी पाए जाएंगे या तो गलत होगा, वो सही होगा। आगे देखिएगा कि इच्छा अनुसार शादी करने का अधिकार में कौन सा केस आया था, तो शक्ति वाहिनी केस। शक्ति वाहिनी केस देखते थे कि जो इच्छा अनुसार शादी कर लिया जाता था, उस लड़की को और लड़के को मार कर कहीं पेड़ में टांग देना, रोड पर फेंक देना, तो इन सभी को निपटारा हेतु शक्ति वाहिनी केस आया था। तो इन सब चीज़ों पर पाबंदी लगने का प्रयास किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह तय किया कि इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनना एक मौलिक अधिकार और फंडामेंटल राइट्स है। मुलाकात होगी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।